Hello everyone, welcome back to the reading explanation of the reading named The Connection Between Culture and Thought. So without any delay everyone, let's get started with our reading explanation. So जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है? वो है कि कौन से पैराग्राफ में से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हम एक लेटर को एक बार से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. So starting with the first question, all people have the same reaction to a certain point of view. ज़्यादातर सारे के सारे जो लोग हैं उनका एक ही व्यू है, एक ही रिएक्शन है किसी व्यू को लेकर. आंसर इज गिवन टू अस इन ई पैराग्राफ. ई पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे. ई पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से क्लियर है. In another experiment performed by Bezet and Joy, the subjects were presented with some very convincing evidence for a position. कि एक चीज को लेकर जो सब्जेक्ट्स थे, जो एक्सपेरिमेंट के पार्ट थे, जो लोग थे वहां के, उनको एक एविडेंस दिखाया गया. बोथ दोनों, द कोरियन एंड द अमेरिकन, शोड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. उन दोनों ने ही उस व्यू को लेकर क्या शो किया? सपोर्ट शो की. दैट मीन्स दोनों का सेम रिएक्शन था. सो यहाँ से एवरीवन हमारा ई पैराग्राफ का आंसर आ गया. दैट इज वन. Question number 2. Qualitative descriptions are valuable in exploring thought processing. So, अगर तो हम ये बोलें कि जब क्वालिटी को लेकर कोई बात आती है तो वो जो डिस्क्रिप्शन है, जो वो इन्फॉर्मेशन है, वो थॉट प्रोसेसिंग के वास्ते क्या है? इंपॉर्टेंट है. इट इज गिवन टू अस इन जी पैराग्राफ. जी पैराग्राफ में मूव कीजिए. जी पैराग्राफ में एवरीवन लाइन नंबर 4 से फिशर थिंग्स बेजर्ट्स एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मिल गई हमें बिकॉज हिज रिसर्च नॉट ओनली प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन नॉट रिजल्ट्स फ्रॉम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स. उन्होंने बोला कि उसने क्या किया? ओनली प्रोवाइड, जो उसकी रिसर्च है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ही प्रोवाइड कर रही है, रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड कर रही. दैट मीन्स क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन की खुद की वैल्यू है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है. सो उसकी बात यहाँ पर हुई थी. हमारा जी पैराग्राफ आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. डिफरेंट कल्चर्स विल अफेक्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम सीन. जो अलग अलग कल्चर्स है वो क्या करेंगे? सेम ही सिनेरियो की डिस्क्रिप्शन को चेंज कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं. इट इज गिवन टू अस इन डी पैराग्राफ. डी पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे. डी पैराग्राफ की लाइन नंबर 3. Japanese participants tend to focus on the aquatic background. जो जापानीज थे वो सिर्फ एक्वेटिक जो सी क्रिएचर्स उनको दिखाए थे, तो वो सिर्फ पानी के बैकग्राउंड की तरफ देख रहे थे, जैसे कि प्लांट, पानी का कलर और जो बिग और स्मॉल फिशेस की रिलेशनशिप क्या है. अमेरिकन पार्टिसिपेंट्स टेंडेड टू फोकस ऑन इंडिविजुअल फिशेस. जो अमेरिकन थे वो अकेली अकेली फिश की तरफ देख रहे थे कि कौन सी बड़ी है, कौन सी सबसे डिफरेंट लुकिंग है. और इस एक्सपेरिमेंट्स में हमें ये पता लगा कि जो ईस्टर्न कल्चर्स है वो फोकस करते हैं ओवरऑल पिक्चर पर, जो वेस्टर्न कल्चर है वो सिर्फ एक एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं. दैट मीन्स कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हर एक चीज को देख रहे थे. सो सेम ही सीन था लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे अफेक्ट हुई? अलग अलग कल्चर्स की वजह से. जैसे जापानीज और जो कोरियंस और जो अमेरिकन वो डिफरेंट डिफरेंट वे में देख रहे थे. तो हमारा आंसर आ गया थर्ड का, दैट इज डी. क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. We thought of young people as widely different at different geographical locations. हमने ऐसा सोचा था कि जो यंग लोग होंगे वो डिफरेंट होंगे अलग अलग लोकेशंस के अकॉर्डिंग. आंसर इज गिवन टू अस इन बी पैराग्राफ. बी पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे. बी पैराग्राफ की लाइन नंबर 3. फॉर एग्जाम्पल, a young boy from a farm would talk about cows while a boy from New York will talk about cars. कि अगर तो कोई यंग इंसान फार्म से है, कंट्री साइड एरिया से, तो वो जो काउज है उनकी ही बात करेगा. और जो अगर सिटीज में रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है, वो कार्स की बात करेगा. If two young children from different countries are asked about their thoughts about a painting, they would answer differently because of their cultural backgrounds. So अगर इन दोनों बच्चों को ही हमने लेट्स से पेंटिंग के बारे में पूछ लिया तो इन सभी के क्या आएंगे? इनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स आएंगे. दैट मीन्स जिस जगह पर हम रहते हैं उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है. सो प्लेस के अकॉर्डिंग, जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग उनके व्यूज जो है वो डिफरेंट हो गए, थॉट्स डिफरेंट हो गए यंग पीपल की. आंसर आ गया हमारा बी पैराग्राफ से. क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. ईस्टर्न पीपल आर लेस लाइकली टू स्टिक टू देयर आर्ग्यूमेंट. जो ईस्ट के लोग हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट को चेंज करते रहते हैं, वो स्टिक होकर नहीं रहते, उसके साथ चिपक कर नहीं रहते. आंसर इज गिवन टू अस इन ई पैराग्राफ. ई पैराग्राफ में मूव कीजिए. ई पैराग्राफ में एवरीवन आपको ये चीज मिलेगी. यहाँ पर लिखा था जो कोरियंस और अमेरिकन है उन्होंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो की.
आफ्टर दे वर गिवन सम एविडेंस अपोजिंग द पोजीशन, जब उनको कोई और एविडेंस दिया गया जो उनके व्यू पॉइंट से खिलाफ हो, कोरियंस स्टार्टेड टू मॉडिफाइड, कोरियंस ने क्या किया, अपना व्यू ही चेंज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो अमेरिकन थे उन्होंने अपनी सपोर्ट को जारी रखा। दैट मीन्स जो वेस्टर्न्स है वो क्या करते हैं, वो अपना एक ही व्यू पॉइंट लेकर रखते हैं, लेकिन जो कोरियंस हैं, जो ईस्ट के लोग हैं, वो अपने व्यू पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं। सो ई पैराग्राफ में इसकी बात होगी। सो इसका आंसर आ गया ई। लेट्स मूव टू क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 9। इसमें हमें ऑलरेडी इंसान गिवन थे, जो रिसर्च थी वो गिवन थी, और अभी हमने बताना है कौन सी इंफॉर्मेशन किसके साथ मैच कर रही है। सो बेजेट इज ऑलवेज कॉमन, वी हैव मुसुको, जॉय एंड एरा। क्वेश्चन नंबर 6, ज्योग्राफिकल लोकेशन अफेक्ट पीपल्स पोजिशन ऑन सर्टेन आर्ग्यूमेंट, जिस लोकेशन पर लोग रहते होंगे उनसे उनके व्यू पॉइंट जो है वो चेंज हो जाते हैं। कि बेजेट और जॉय की जो थी एक्सपेरिमेंट, उसमें ये चीज़ हमें मेंशन हुई थी। ओके एवरीवन, जो बेजेट और जो चॉय है उसकी जो रिसर्च थी उसके बारे में बात हुई थी हमारे पैराग्राफ जो है ई पैराग्राफ में। ई पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में हमें मिला बेजेट एंड चॉय, राइट, यहाँ पर हमें ये मिल गया। और फिर उन्होंने क्या हमें मेंशन किया यहाँ पर कि जो लोग कोरियंस थे उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया, जो अमेरिकन थे वो सेम ही सपोर्ट करते रहे। This project suggested that Koreans cultural support for argument is based on context, कि जो कोरियन है, जो ईस्टर्न के लोग, ईस्ट एरिया के लोग हैं, वो सिचुएशन को देखकर अपने आप को चेंज करते रहते हैं, लेकिन जो अमेरिकन है वो चेंज नहीं होते। दैट मीन्स कि लोकेशन के अकॉर्डिंग उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो क्या आएंगे, अफेक्ट होंगे। उसकी बात हुई थी, किसने की थी, बेजेट एंड चॉय ने। आंसर आ गया हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, एनिमेटेड इमेजेस रिवील डिफरेंट प्रोसेस स्ट्रैटेजीज, कि जो हमने पिक्चर्स को एनिमेट किया था उससे अलग ही स्ट्रैटेजीज हमें दिख रही हैं। आंसर इज बेजेट एंड मुसुको। और इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी इन द पैराग्राफ नंबर डी। डी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में हमें मिला बेजेट एंड मसूको, और यहाँ पर एनिमेटेड वीडियो भी हमें मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर एवरीवन लास्ट में लिखा है कि जो ईस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो पूरी की पूरी पिक्चर को देखेंगे, लेकिन वेस्ट कल्चर के लोग क्या है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को ही देखेंगे। दैट मीन्स कि एनिमेटेड पिक्चर से हमें अगेन उनके बारे में पता लगा कि वो किसकी तरफ फोकस करेंगे, इसकी तरफ नहीं। प्रोसेस की स्ट्रैटेजीज के बारे में पता लगा एनिमेटेड पिक्चर्स की, मसूको वाले में हुआ था ये। तो हमारा आंसर आ गया इसका ए। Question number 8 now. Eastern people challenge a deduction because they knew it is not true. जो ईस्ट के लोग हैं वो एक व्यू पॉइंट को चैलेंज करते हैं, अपोज करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये सही बात नहीं है। ये किसने बोला, एरा, बेजेट एंड एरा ने, दैट इज सी। ओके एवरीवन, बेजेट एंड जो एरा है उसकी हमें लोकेशन मिल रही है इन एफ पैराग्राफ। वहां पर हमें फर्स्ट लाइन में बेजेट एंड एरा के बारे में पता चल गया। अभी हमने सभी ने रीड करना स्टार्ट करना लाइन नंबर 3 से। पीपल फ्रॉम द ईस्टर्न वर्ल्ड क्वेश्चनड द आर्ग्यूमेंट, उन्होंने आर्ग्यूमेंट को, उन्होंने डिडक्शन को क्वेश्चन किया एज नॉट बीइंग लॉजिकल। उन्होंने बोला ये तो लॉजिकल बात है ही नहीं, ये तो सही बात है ही नहीं। बिकॉज इन देयर नॉलेज सम फरी एनिमल्स जस्ट डोंट हाइबरनेट, क्योंकि उनको इतना पता है, उनको इतनी नॉलेज है कि कुछ जो एनिमल्स है वो हाइबरनेट करते ही नहीं है। बट द अमेरिकन्स थिंक द स्टेटमेंट इज राइट, लेकिन अमेरिकन्स को लगता है कि ये चीज राइट है। दे अज्यूम द लॉजिक डिडक्शन इज बेस्ड ऑन करेक्ट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि उनको लगता है कि ये लॉजिक क्या है कि पक्का ये आर्ग्यूमेंट ठीक ही होएगी, चाहे कंक्लूजन जो मर्जी निकल जाए। दैट मीन्स कि ईस्टर्न लोग की बात हुई, लॉजिक की बात हुई, लॉजिक डिडक्शन की बात हुई, एरा के पैराग्राफ में इसकी बात हुई थी। सो जिसकी वजह से हमारा आंसर आ गया ईस्टर्न पीपल जो है वो चैलेंज करते हैं डिडक्शन को, क्योंकि उनको पहले ही नॉलेज होती है इट इज नॉट ट्रू। आंसर फ्रॉम हियर इज सी, बेजेट एंड एरा। क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, ईस्टर्न पीपल फाइंड मोर डिफिकल्टी व्हेन आस्किंग टू आइडेंटिफाई द सेम ऑब्जेक्ट। ईस्ट के जो लोग हैं उनको ज़्यादा मुश्किल आती है जब उन्होंने सेम ही ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। आंसर इज अगेन ए, दैट इज बेजेट एंड मसूको। ओके एवरीवन, बेजेट एंड मसूको की बात आपको पैराग्राफ डी में मिली थी। उसी पैराग्राफ में एवरीवन आपने रीड करना है अभी सभी ने वहीं से। One experiment led by Bezzet and Masuku showed an animated video picture a big fish swimming around smaller fish and other sea creature. Subjects were asked to describe the scene. Subject को बोला गया कि आप इस पूरे के पूरे सीन को डिस्क्राइब करो। The Japanese जो थे उन्होंने किसी चीज और चीज पर फोकस किया, और जो हमारे पास ये थे अमेरिकन थे उन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया, उन्होंने इस चीज पर फोकस किया कि हाँ अकेले अकेले जो फिश है वो क्या कर रही है। सो यहाँ पर हुआ क्या, जो जापानीज थे उन्होंने पूरे के पूरे एरिया में
फोकस किया, लेकिन जो अमेरिकन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक अकेली अकेली फिश के ऊपर फोकस किया, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न थे वो ज़्यादा लोगों के ऊपर फोकस कर पाए एज कम्पेयर टू ईस्टर्न। ईस्टर्न ने इतने डिटेल्स पर फोकस किया जितना वेस्टर्न ने फोकस किया। दैट मीन्स कि ईस्टर्न जो लोग हैं उनके लिए किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, किसी चीज़ को अच्छे से परखना, फोकस करना अ लिटिल डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पीपल, क्योंकि वो सिर्फ डिटेल्स, सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ ही फोकस करते हैं। सो यहाँ से एवरीवन हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का, दैट इज अवर ऑप्शन ए। कि क्या है, ईस्टर्न पीपल को ज़्यादा डिफिकल्टी आती है जब उनको बोला जाता है कि आप सेम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, क्यों? क्योंकि वो पूरी की पूरी ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं, दैट्स व्हाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th के पास हमारे पास 2 वर्ड्स की लिमिट है। 10th is researchers in the Soviet Union wanted to find out how dash and nationality will control the way people think। जो सोवियत यूनियन के रिसर्चर्स हैं वो ये फाइंड आउट करना चाहते थे कि नेशनैलिटी के साथ साथ कोई और चीज़ है वो लोगों के थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करती है। आंसर इज लिविंग एनवायरमेंट। हमने नेशनैलिटी फाइंड आउट करना है, सोवियत यूनियन फाइंड आउट करना है। सोवियत यूनियन के बारे में एवरीवन हमें मिल रहा था इन द पैराग्राफ सी पैराग्राफ की 3rd लाइन में यहाँ पर हमें मिला सोवियत यूनियन। उसके बाद लिखा है एक प्रोजेक्ट था जो अलग अलग कल्चर कैसे अफेक्ट करते हैं लोगों की थॉट्स को, उसके ऊपर था। सो लोगों की थिंकिंग क्या है, अफेक्ट हो रही है ये कल्चर के अकॉर्डिंग। द रिसर्चर फोकस्ड ऑन हाउ लिविंग एनवायरमेंट एंड नेशनैलिटी माइट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल थिंक। सो नेशनैलिटी के साथ और कौन सा वर्ड मिला हमें, दैट इज लिविंग एनवायरमेंट। सो यहाँ से हमारा 10th का आंसर आ गया। Question number 11th now. 11th question is Bezet and Arras experiment show for Americans so long as the deduction logic is based on a correct argument, the dash should be right। कि अमेरिकन्स के वास्ते जब तक लॉजिक डिडक्शन जो है वो करेक्ट आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड है तो उसकी कोई चीज़ जो है वो सही होनी चाहिए। क्या सही होना चाहिए, उसका कंक्लूजन सही होना चाहिए। अभी लॉजिक डिडक्शन की बात फाइंड आउट करते हैं कहाँ पर हुई थी, और एरा, ये एरा का पैराग्राफ बेजेट एंड एरा की बात होगी। यहाँ पर एवरीवन लाइन नंबर नीचे से सेकंड में गिवन है, बट द अमेरिकन थिंक द स्टेटमेंट इज राइट। स्टेटमेंट ठीक है। दे अज्यूम लॉजिक डिडक्शन इज बेस्ड ऑन करेक्ट आर्ग्यूमेंट, दस कंक्लूजन इज राइट सिंस लॉजिक इज राइट। उनको लगता है अगर लॉजिक ठीक जगह पर है तो पक्का कंक्लूजन भी ठीक जगह पर होगी। सो अगर तो लॉजिक ठीक है तो और कौन सी चीज सही होएगी, कंक्लूजन जो है वो सही होएगी। सो हमारा 11th का आंसर आया दैट इज कंक्लूजन, क्योंकि उन्होंने बोला लॉजिक डिडक्शन करेक्ट आर्ग्यूमेंट है, तो लॉजिक की भी बात होगी, आर्ग्यूमेंट की भी बात होगी, कौन सी और चीज राइट है, दैट इज कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। फिशर थिंक्स बजर्ट्स रिसर्च इज क्वाइट वैल्यूएबल। फिशर को लगता है कि उसकी रिसर्च अच्छी है बिकॉज इट इज कंडक्टेड इन अ डैश वे, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर वे में कंडक्ट हुई है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं कंडक्ट हुई है। आंसर इज क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। एवरीवन जी पैराग्राफ की लाइन नंबर 4 में हमें फिशर मिला थिंक्स बेजेट का जो एक्सपेरिमेंट है वो वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि उसकी रिसर्च सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन हमें देती है, कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं देती है। दैट मीन्स कि वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में नहीं बनी है, वो कहाँ से बनी है, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन से। यहाँ से हमारा 12th का आंसर आ गया। Question number 13 now. Future researchers on culture's effect on cognitive processing should start with a dash of the culture as a variable। जो फ्यूचर के रिसर्चर्स हैं उनको अगर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग करनी है कल्चर के इफेक्ट के ऊपर तो उसको किसी चीज़ के साथ स्टार्ट करना चाहिए। आंसर इज क्लियर डेफिनेशन, उनको क्लियर डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करना चाहिए। जे पैराग्राफ में एवरीवन फ्यूचर की बात हुई थी लाइन नंबर 2 में, फिर वहाँ पर कल्चर एज अ वेरिएबल की बात होगी लाइन नंबर 3 में। हमने रीड करना एवरीवन लाइन नंबर लास्ट सेकंड से। व्हेन स्टडीइंग अ वेरिएबल लाइक कल्चर, सो कल्चर एज अ वेरिएबल की बात होगी अगेन। इट इज क्रिटिकली हमारे वास्ते इंपॉर्टेंट है दैट रिसर्चर्स क्रिएट, वो क्या बनाए, स्टार्ट कैसे करें, रिसर्चर्स क्रिएट अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट कंसीडर्ड कल्चर। उनको पहले पता होना चाहिए, उनकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कल्चर है क्या और क्या नहीं। वहाँ पर क्रिएट लिखा था, यहाँ पर लिखा है स्टार्ट, किसके साथ स्टार्ट किया उन्होंने, क्लियर डेफिनेशन के साथ। लेट्स मूव टू द सेकंड पैसेज एवरीवन, दैट इज इको रिजॉर्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी है वो है जी एमसीक्यूज, और हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इट इज द स्ट्रैडब्रोक बिकेम 2 आइलैंड। जो स्ट्रैडब्रोक है वो 2 आइलैंड बना कैसे, आंसर इज बी बाय एन एक्सप्लोजन ऑफ डायनामाइट ऑन अ शिप एंड फॉलोइंग नेचर इरोजन। एक शिप में डायनामाइट था वो फट गया, एक्सप्लोड हो गया, जिसकी वजह से धीरे 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 इरोजन होगी और जो आइलैंड है, जो स्ट्रैडब्रोक है वो 2 आइलैंड में बन। सो लेट्स फाइंड आउट इट्स आंसर कि स्ट्रैडब्रोक 2 आइलैंड कैसे बना। लेट्स मूव एवरीवन टू द पैराग्राफ नंबर 2।
वहां पर हमें सेंटर में लिखा मिलेगा 19th सेंचुरी के बाद, द सेकेंड शिप wrecked on the island in 1894 and crater in the sandhill of Stradbroke Island. Sorry. The second ship wrecked on the island in 1894 and the subsequent destruction of the ship, the Cambus Vallis, because it contained dynamite. वो बोल रहे हैं कि जो सेकेंड शिप थी वो भी आइलैंड पर खराब हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर जो शिप थी उसमें डायनामाइट था, causing a large crater in the sand hills on Stradbroke Island. So फिर जो आइलैंड था उसके बीच में क्या आ गई, एक ट्रेड आ गई, क्रेटर आ गया था, बीच में से फासला पड़ गया था। Eventually, the ocean broke through the weakened landform and Stradbroke became two islands. फिर जिसकी वजह से उसके बीच में ऐसे स्पेस आ गई थी ना, वो उसके बीच में ऐसे थ्रेड आ गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके बीच में से पानी आ गया। अगर पानी आया तो वो क्या हो गया, वो दो आइलैंड्स बन गए। दैट मीन्स कि वो एरिया दो आइलैंड क्यों बना, क्योंकि एक शिप में डायनामाइट था और वो एक्सप्लोड हो गया था, जिसकी वजह से बाद में इरोजन होगी, पानी ऊपर आ गया और फिर हमारा वो स्टार्ट ग्रुप था जो दो आइलैंड बन गया। आंसर दिस बी। क्वेश्चन नंबर 15 नाउ, व्हाई आर लॉन्ड्री एक्टिविटीज फॉर रिजॉर्ट कैरिड आउट ऑन द मेनलैंड? ये जो लॉन्ड्री की एक्टिविटीज है कपड़े वगैरह धोने की, वो रिजॉर्ट की मेनलैंड पर क्यों होती है? आंसर इज बी, टू प्रिजर्व वाटर एंड एंटी पोल्यूशन, ताकि हम पोल्यूशन ना मचाए और पानी को सेव कर लें। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी वाटर एंड एनर्जी मैनेजमेंट में, वहां पर गिवन एवरीवन इन द लाइन नंबर 4। Some of the problems which have threatened the island freshwater supply include pollution, contamination and overconsumption. So जो major problems आती थी वो थी pollution, contamination और overconsumption थी, consumption की। In order to minimize some of these problems, इन problems को कम करने के वास्ते all laundry activities are carried out on mainland. So सेम प्रॉब्लम्स को कम करने के वास्ते हम सारी की सारी लॉन्ड्री जो है वो मेनलैंड पर करते हैं। So हमने कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व किया? पोल्यूशन, ओवर कंजम्पशन और कंटामिनेशन को। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, क्या क्या हमने कम किया? वाटर को सेव किया, दैट मीन्स कि ओवर कंजम्पशन नहीं की, और एंटी पोल्यूशन को, दैट मीन्स पोल्यूशन नहीं किया हमने। Question number 16 now. The major water supplier in South Stradbroke Island is. So South Stradbroke का जो island है उसमें major water का supplier कौन है? Answer is D, boring ground water. जो ground water है वो major है। इसकी लोकेशन भी आपको वाटर एंड एनर्जी मैनेजमेंट वाले पैराग्राफ में मिलेगी। साउथ और स्टार्टब्रोक आइलैंड जो है उसके उसमें उसका ग्राउंड वाटर है एट द सेंटर ऑफ द आइलैंड विच हैज मैक्सिमम हाइट ऑफ 3 मीटर्स अबव सी लेवल। सो 3 मीटर ऊपर से अपने पानी मिल जाएगा। वाटर सप्लाई इज रिचार्ज बाय रेनफॉल, जो पानी है वो ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो जाता है रेनफॉल की वजह से ही, एंड इज कॉमनली नोन एज अनकन्फाइंड फ्रेश वाटर एक्विफायर। सो उसको हम ये रेन वाटर, जैसे वो पानी भर जाता है ना, तो हम उसको फ्रेश वाटर एक्विफायर बोलते हैं। कॉरन कोव का जो आइलैंड है वो ज्यादातर अपना वाटर कैसे यूज करता है? एक्वाफायर में टैप कर कर, दैट मीन्स कि वो वहां पर बोर सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो रिजॉर्ट क्या करते हैं, अंडरग्राउंड जो पानी है वो निकाल लेता है। दैट मीन्स कि साउथ स्ट्रैटबर्ग आइलैंड में नीचे से पानी निकलता कैसे? वाटर सप्लायर है क्या? ग्राउंड वाटर था, लेकिन वो ग्राउंड वाटर हमने कैसे निकाला? बोरिंग की वजह से। सो बोर किया था, वहां पर बोर सिस्टम था, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से, दैट इज डी। अभी कलेक्टिंग रेनफॉल नहीं आएगा क्योंकि रेनफॉल को थोड़ा ना हम कनेक्ट कर रहे हैं, रेनफॉल तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा आंसर आ गया, दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर 17 नाउ, वट इज अप्लाइड फॉर हीटिंग वाटर ऑन कोरन कोव आइलैंड रिजॉर्ट? जो कोरन कोव का आइलैंड रिजॉर्ट है वहां पर पानी को हीट करने के वास्ते क्या यूज होता है? आंसर इज डी, दैट इज सोलर पावर। सोलर पावर यूज करते हैं एवरीवन। इसकी लोकेशन कंक्लूडिंग रिमार्क्स में है, ठीक है, वहां पर गिवन है, जस्ट अ मोमेंट, यस, yes, everyone, on the second page, the very first paragraph, there is written hot water in the line number 5. Hot water in the eco cabins and for some of the resort's vehicles are solar powered. So गर्म पानी के वास्ते इको कैबिन में और उसके रिजॉर्ट के व्हीकल्स को कुछ चलाने के वास्ते ये सारा कुछ है क्या? ये सारा सोलर पावर्ड है। दैट मीन्स पानी भी गर्म कैसे होएगा? सन की हीट से पानी गर्म होएगा। सो सोलर पावर हो गया। सो उन्होंने हमें पूछा था कि पानी जो है वो गर्म हो जाता है किसकी वजह से? सोलर पावर की वजह से। नाउ क्वेश्चन नंबर 18,
What does as the manager of the resort believe the prospective future focus on? So मैनेजर जो हैं वो रिजॉर्ट के, वो क्या सोचते हैं कि फ्यूचर कैसा होगा, किसके ऊपर फोकस करेगा? आंसर इज बी, सस्टेनेबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट इन द लॉन्ग रन, कि वो क्या देखेंगे कि हम इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें, सस्टेनेबिलिटी लेकर आए और डेवलपमेंट भी करें ज्यादा लंबे समय में। एवरीवन लेट्स फाइंड आउट इसकी बात का आंसर ये है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपको मूव करना है, लाइन नंबर 3 के लास्ट वर्ड्स हैं, द रिजॉर्ट हैज एम्ब्रेस्ड एंड हैज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड कंटेम्पररी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, की जो पुरानी इन्वायरमेंट वाली स्ट्रैटेजीज है उन्होंने वो ही यूज की हैं। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट, ये ऐसा बोला जाता है, द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी शुड प्रमोट लॉन्ग टर्म सोशल इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, कि हम क्या है, हम सस्टेनेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं जिसकी वजह से सोशल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। दैट मीन सस्टेनेबिलिटी हम लेकर आना चाहते हैं ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। सो डेवलपमेंट भी होगी, सस्टेनेबिलिटी भी होगी, हमारा आंसर आ गया, दैट इज बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी जो है जी समरी कंप्लीशन। समरी कंप्लीशन में हमारे पास है 2 वर्ड्स की लिमिट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बीइंग लोकेटेड अवे फ्रॉम मेनलैंड, मेनलैंड से जो मेन एरिया उससे ये दूर है, टूरिस्ट कैन अटेन द रिजॉर्ट ओनली बाय डैश इन अ रेगुलर सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिजॉर्ट इटसेल्फ, जो टूरिस्ट है वो वहां पर पहुंच सकते हैं रिजॉर्ट पर सिर्फ किसी एक ही चीज से, वो रेगुलर वहां पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जो रिजॉर्ट खुद ब खुद वो सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन किस चीज से? आंसर इज फेरी, जो फेरी की सर्विस है जो एक बोट में जाते हैं उसमें वो मूव कर सकते हैं। फर्स्ट पेज पर एवरीवन आपको मूव करना पड़ेगा। इन द पैराग्राफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ऑफ कोरनकोव रिजॉर्ट, वहां पर एवरीवन लाइन नंबर 1 में गिवन है, द रिजॉर्ट इज ओनली असेसिबल, आप रिजॉर्ट वहां पर कैसे पहुंच सकते हो? बाय द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह से। द रिजॉर्ट प्रोवाइड्स, रिजॉर्ट देता है आवरली मतलब रेगुलर, हर एक घंटे क्या दिया उन्होंने? फेरी सर्विस दी। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया फेरी। फेरी होती है जो एक शिप, एक बोट जो पैसेंजर्स को लेकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 इज नाउ, दैट इज विद इन द रिजॉर्ट, रिजॉर्ट के बीच में ट्रांसपोर्ट भी है, जैसे वॉकिंग ट्रेल्स हैं, ट्रैक्स हैं, बीच ट्रेन के वास्ते भी, किसी और चीज के वास्ते भी। अभी ट्रैक्स किसके वास्ते हैं? दैट इज बाइसाइकिल, बाइसाइकिल के वास्ते हैं। ओके एवरीवन, बाइसिकल की बात, ये पैराग्राफ नंबर उसी में पैराग्राफ की वहां पर लिखा है, विद इन द रिजॉर्ट ट्रांसपोर्ट मोड्स इंक्लूड वॉकिंग ट्रेल्स, वॉकिंग ट्रेल्स की बात होगी, बाइसाइकिल ट्रैक्स एंड बीच ट्रेन, बीच ट्रेन हमें ऑलरेडी गिवन था तो हमारा आंसर आ गया बाइसाइकिल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या है, जो इस आइलैंड के ऊपर इक्विपमेंट है वो बहुत पुराने हैं, ओल्ड फैशन है, विच इज बेयरली वर्क, बहुत कम ही वो वर्क कर रहे हैं, जैसे कि डैश ओवरहेड, जो हमारे सिर के ऊपर कोई चीज है वो बहुत ही कम वर्क करती है, दैट इज सीलिंग फैन। एवरीवन सेम लोकेशन सेम पैराग्राफ, उसमें ही लिखा है एवरीवन लाइन नंबर 6-5 में, अवर सीलिंग फैन ओनली वर्कड ऑन हाई स्पीड, फॉर एग्जाम्पल उनका फैन अगर वर्क करता था वो सिर्फ हाई स्पीड पर ही वर्क करता था, जिस इसके अलावा वो वर्क ही नहीं करता था, अगर आप स्लो स्पीड करो वो वर्क ही नहीं करेगा। सो कौन सी चीज अच्छे से काम नहीं कर रही? दैट इज द सीलिंग फैन। क्वेश्चन नंबर 21 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज देयर आर टेलीविजन, रेडियो एंड ओल्ड डैश एंड स्मॉल फ्रिज, वहां पर टीवी है, रेडियो है, स्मॉल फ्रिज है, इसके साथ कोई पुरानी चीज है, आंसर इज एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर वहां पर पुराना है। लेट्स सी एवरीवन, उसी पैराग्राफ में उसके बाद ही सीलिंग फैन की बात होगी, वहां पर क्लीन लिखा है, टेलीविजन है, रेडियो है और एक ओल्ड, ओल्ड क्या है? एयर कंडीशनर है। सो हमारा आंसर आ गया एयर कंडीशनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एंड यू कैन ऑल्सो बाय द रिपेलेंट फॉर डैश इफ यू फॉरगॉट टू ब्रिंग सम, अगर आप रिपेलेंट नहीं लेकर आए हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के वास्ते नहीं लेकर आए हो, तो आप किसी चीज से बच सकते हो रिपेलेंट को खरीद कर। किस चीज से बच सकते हो आप बच सकते हो जी मस्किटोज से। उसी पैराग्राफ में एवरीवन लास्ट लाइंस में लिखा है, द ओनली टिलिंग इज मस्किटोज, बट इफ यू फॉरगेट टू ब्रिंग मस्किटो रिपेलेंट दे सेल सम ऑयल ऑन द आइलैंड, आप आइलैंड से ऑयल खरीद सकते हो, किसके वास्ते? मस्किटोज के वास्ते। सो 23 का आंसर आ गया हमारा, दैट इज मस्किटोज। लेट्स मूव टू क्वेश्चंस 24 to 26। हमने 3 वर्ड्स
3 लेटर्स को टिक करना है यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, किसको लेकर, कंटेम्पररी आज के टाइम की सिचुएशन को लेकर कोरनकोव आइलैंड के ऊपर। जो लास्ट पैराग्राफ में हमें बताएंगे कौन सी 3 स्टेटमेंट्स ठीक है। आंसर आर ए, सी एंड ई, विच आर कोरनकोव का जो आइलैंड रिजॉर्ट है वो ज्यादा इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को उसको यूज करना चाहिए। सी है कोरनकोव का जो आइलैंड रिजॉर्ट है उसको ज्यादा अकोमोडेशन के स्टैंडर्ड्स और भी फैसिलिटीज बनानी चाहिए। ऑप्शन ई है इट्स कैरिंग कैपेसिटी विल रिस्ट्रिक्ट द फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन की। एक तो बात इसके पास प्रॉपर कैपेसिटी नहीं है अपने विजिटर्स के वास्ते, जिसकी वजह से फ्यूचर में ये एक्सपैंड शायद ही हो। अच्छा, अभी लास्ट पैराग्राफ उन्होंने सिर्फ बोला, सो लास्ट पैराग्राफ से हमें आंसर्स पता चल गया कैसे। लाइन नंबर 3 में लिखा है कि 2001 का ये ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म अवार्ड इसको मिला क्योंकि ये 4 स्टार अकोमोडेशन कैटेगरी का था। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है कि ये प्रिंसिपल ऐसे ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, राइट। द रिजॉर्ट हैज एम्ब्रेस्ड एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। जो कंटेम्पररी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं ये तो ऑलरेडी वो करना चाहते हैं, और ये क्या करना चाहते हैं, ये प्रमोट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म सोशल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को। दैट मीन्स ये वहां पर है नहीं लेकिन वो करना जरूर चाहते हैं। तो एक हमें ये 24th का आंसर मिल गया। अभी 24th क्या था वो कि इट नीड्स टू गो। जो कोरनकोव आइलैंड है वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को ज्यादा फोकस कर रहा है, वहां पर भी सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट उसके ऊपर वो फोकस कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ से हमारा 24th का आंसर आ गया। नेक्स्ट एवरीवन आपको कहीं पर मिलेगा 2000, वहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू पैराडॉक्स द रिजॉर्ट शुड बी एट लीस्ट एट फेज 3 ऑफ द मॉडल द नेशनल टूरिज्म फेज which describes an integrated resort providing 3 to 4 star hotel type accommodation। वो बोले वहां पर ये क्या है, इस होटल को कन्वर्ट होना चाहिए फेज 3 होटल में, जहां पर हमें 3 एंड 4 स्टार दोनों जो होटल्स हैं उनकी अकोमोडेशन मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूजुअली जो विजिटर्स है वो इंटरस्टेट के आते हैं, और जब तो नंबर इंटरस्टेट का स्मॉल है तो फाइन है, लेकिन जब उनका नंबर ग्रेट हो गया तो वो कहाँ पर उनको अकोमोडेट करेंगे। अकोमोडेशन के वास्ते वहां पर उनकी बात कर दी कि 3 और 4 स्टार ही इसकी अकोमोडेशन जो है वो होनी चाहिए। सो उसके अकोमोडेशन स्टैंडर्ड्स को रेज करना चाहिए, उसकी बात होगी। नाउ ऑप्शन ई वो क्या था कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है फ्यूचर में डिक्रीज हो जाएगी। एवरीवन लास्ट लाइन रीड कीजिए। रिजॉर्ट्स ग्रोथ विल इवेंचुअली बी कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन का मतलब है लिमिटेड, बाय इट्स कैरिंग कैपेसिटी, कि फ्यूचर में इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी क्योंकि इसके पास कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। क्वांटिटी कंट्रोल शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द रिजॉर्ट की, रिजॉर्ट की जो स्ट्रेटजी है मैनेज करने वाली उसमें इसकी क्वांटिटी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, इसकी कैपेसिटी को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। सो यहाँ पर फ्यूचर की बात होगी कि इसकी कैरिंग कैपेसिटी की वजह से ये रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। सो लास्ट लाइन से हमें 26 का आंसर मिल गया। Let's move to the last passage everyone, that is the future of the world's language. So language का जो future है उसके बारे में questions थे। सबसे पहले हमारे पास है कैटेगरी that is summary completion. So सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, of the world's 6500 living languages, कि पूरी दुनिया में 6500 languages हैं जो अभी जिंदा है। About half of them are expected to be extinct. इनमें से जो आधी जो लैंग्वेज है वो तो खत्म ही होने वाली हैं एकदम। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय अ डैश ऑफ पीपल। ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस हैं दुनिया की वो बोलते हैं। कैसे लोग बोलते हैं हमने उसके बारे में बताना है। आंसर इज डी, माइनॉरिटी ऑफ पीपल, बहुत ही कम लोग हैं जो ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस हैं उसको बोल पाते हैं। एवरीवन इसकी लोकेशन हमें मिल रही है इन द पैराग्राफ नंबर 1 पैराग्राफ में हमें गिवन है लाइन नंबर 4 में 95% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस आर स्पोकन। 95% मतलब मेजोरिटी ऑफ लैंग्वेजेस, जो मेजोरिटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं दुनिया की आर स्पोकन, वो बोली जाती हैं बाय ओनली 5% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जो लोग हैं वहां के उसके सिर्फ 5% जो लोग हैं वो ही बोलते हैं। 95 को अगर हम कंपेयर करें 5 के साथ वो बहुत ही कम हो गया। यहाँ से 5% से हमारा आंसर आ गया माइनॉरिटी की, कम लोग जो है उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नाउ हैव, जो प्रोफेसर टूरिंग है उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है WLP, ताकि वो प्रिवेंट करे डैश ऑफ लैंग्वेजेस की कोई चीज हो रही है उसको रोक दे। आंसर इज जे, जो डिसअपियरेंस हो रही है, जो लैंग्वेजेस खत्म हो रही है, गुम हो रही है, उसको वो रोकना चाहते हैं। एवरीवन फर्स्ट पैराग्राफ में ही लास्ट सेकंड लाइन में मार्क टोरिन मिल गया हमें, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, उन्होंने वॉल्व को लॉन्च किया है टू प्रिवेंट, वो रोक पाए, किसको रोक पाए,
लैंग्वेज फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने के किनारे पर है उसको रोक पाए। सो ब्रिंक हो गया एज, एज ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन हो गया वो एकदम खत्म होने वाली है। सो खत्म होने वाली है दैट मीन्स वो डेंजर पे है। सो डिसअपियरेंस को वो रोकना चाहते हैं। हमारा आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स कम्युनिटी विद डैश टू इनेबल पीपल टू रिकॉर्ड देयर इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। जो कम्युनिटी है, जो ये ग्रुप है, वो क्या करती है, लोगों को कुछ प्रोवाइड करती हैं ताकि वो रिकॉर्ड कर सके। क्या प्रोवाइड करती है, उनको फंडिंग प्रोवाइड करती हैं, पैसे देती हैं। सेकेंड पैराग्राफ में मूव कीजिए सारे बच्चे। सेकेंड पैराग्राफ में लाइन नंबर 2 में वहां पर लिखा है, लाइन नंबर 1 में लिखा है, इंडिजीनियस कम्युनिटीज टू कोलैबोरेट विद एंथ्रोपोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड टू रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड करेंगे ऑरल लिटरेचर को वीडियो कैमरा के थ्रू, वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू और बहुत ही सारे मल्टीमीडिया टूल्स के थ्रू, बाय अवॉर्डिंग ग्रांट्स फ्रॉम 30,000 पॉन्ड्स हर एक साल। सो हर एक साल वो क्या करते हैं, ग्रांट्स, दैट मीन्स पैसा प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इन सारी चीज़ों के साथ क्या कर पाए, उनकी लैंग्वेजेस को रिकॉर्ड कर पाए। सो ग्रांट से हमारा आंसर आ गया, दैट इज मनी, दैट इज फंडिंग। सो हमारा आंसर आया, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 30th now, that is the oral tradition has great cultural dash। oral tradition है उसकी कल्चरल कोई चीज है। आंसर इज सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, बी। एवरीवन, ऑरल कंडीशन, ऑरल जो ट्रेडिशन है उसका हमारे पास क्या है, थर्ड पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइन में लिखा है, फॉर मेनी ऑफ दीज कम्युनिटीज, ज्यादातर इनकी ये जो सोसाइटीज हैं, ऑरल ट्रेडिशन इज एट द हार्ट ऑफ द कल्चर। जो उनका कल्चर है उसकी मेन, जो उसका हार्ट है, जो उसका सोल है, वो क्या है, ऑरल ट्रेडिशन है। दैट मीन्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्ट से हमें पता चल गया इंपॉर्टेंट है। सो हमारा आंसर आ गया सिग्निफिकेंस, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 नाउ, an important dash between languages spoken by few people and languages with celebrated written document existed in many communities। कि कोई चीज है जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं, और जो लैंग्वेजेस के ऊपर लिखा गया है वो है, क्या है उसके बीच में, आंसर इज एफ, डिफरेंस। उन दोनों में डिफरेंस है। एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको उससे उसी वाले पैराग्राफ में मिलेगी। वहां पर ऑरल ट्रेडिशन की बात होगी, वहां पर बोल रहे हैं जो स्टोरीज हैं वो बहुत ही क्रिएटिव और कम्युनिकेटिव वे में बताते हैं। अनलाइक द लैंग्वेजेस विद सेलिब्रेटेड रिटन डॉक्यूमेंट्स, की जो लैंग्वेजेस के ऊपर लिखे हुए सारे एविडेंस है, ट्रेडिशन है, जैसे कि संस्कृत, हर्ब्यू और एंशिएंट ग्रीक, उनके जैसे वो नहीं है, अनलाइक है, उनके जैसे नहीं है। फ्यू इंडिविजुअल कम्युनिटीज हैव रिकॉर्डेड देयर ओन लैंग्वेज, बहुत ही कम कम्युनिटीज हैं इंडिजीनियस जिन्होंने अपनी लैंग्वेजेस को रिकॉर्ड किया, वो उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं है, दैट मीन्स उनसे डिफरेंट है। सो हमारा आंसर आ गया डिफरेंट से, दैट इज एफ, डिफरेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, 32 से 35 येस नो नॉट गिवन है हमारे पास क्वेश्चंस। 32 क्या है, Turin argued that anthropologists and linguists usually think carefully before selecting an area of research। Turin ने बोला है कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जो लिंग्विस्ट है वो पहले सोच विचार करते हैं कि कौन से एरिया में उन्होंने रिसर्च करनी है। आंसर इज फॉल्स, वो सोच विचार करते ही नहीं है, केयरफुली वो नहीं सोचते हैं। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो तुरिन और नेपाल वाला पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन में लिखा है, many of the choices anthropologists and linguists who work on these traditional fieldwork projects are quite random। जो भी उन्होंने आज तक डिसीजंस लिए हैं ऐसी फील्ड वर्क में जो काम करते हैं वो सारे चॉइसेस क्या है, रैंडम है, दैट मींस उन्होंने केयरफुली नहीं सोचा उसके ऊपर। सो 32 का आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 33, तुरिन कंक्लूडेड दैट, तुरिन ने ये चीज बोला, थंगमी लैंग्वेज हैड फ्यू सिमिलरिटीज विद अदर लैंग्वेजेस। जो थंगमी लैंग्वेज है उसकी बाकी लैंग्वेजेस के साथ थोड़ी थोड़ी ही सिमिलैरिटी है। आंसर इज नॉट गिवन। एवरीवन, थंगमी लैंग्वेज की बात हुई है यहाँ पर, थंगमी कम्युनिटी की बात हुई है, लेकिन उसमें डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज की बात इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारा आंसर नॉट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 34 नाउ, Turin has written that 1000-page document was inappropriate for Thangmi community। तुरिन ने ये बोला कि जो 1000 पेज का डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया था थंगमी कम्युनिटी के वास्ते वो ठीक नहीं था, इनएप्रोप्रिएट था। आंसर इज ट्रू। एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी थंगमी वाली कम्युनिटी में, लाइन नंबर 3 में, आई रोट 1000 पेजेस ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश दैट नो बडी कुड यूज। उनमें से कोई भी बंदा वो यूज कर ही नहीं सकता था, बट आई रियलाइज दैट
wasn't enough. उसको पता चल गया कि वो जो 1000 पेज की उसने इंग्लिश ग्रामर लिखी है वो उनके काम की है ही नहीं. इट wasn't enough for me, ये मेरे वास्ते भी इनफ नहीं थी. इट wasn't enough for them, ये उनके वास्ते भी प्रॉपर नहीं है, उससे वो काम कर ही नहीं पाया. दैट मीन्स कि 1000 पेजेस का जो उसने डॉक्यूमेंट लिखा था वो किसी के वास्ते काम नहीं करता था, इनअप्रोप्रिएट था. सो आंसर आ गया. Question number 35. Some Nepalese schools lack resources to devote to language teaching. कम कुछ जो नेपाली जो स्कूल्स हैं उसमें क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है ताकि हम उनको लैंग्वेज को टीच कर पाए. आंसर इज नॉट गिवन, इसकी बात नहीं हुई है. अच्छा एवरीवन, नेपाल की बात हुई है, नेपाली स्कूल्स की भी बात हुई है. ये यहाँ पर उन्होंने लोकल स्कूल्स की बात की है, नेपाल की बात की है, स्कूल्स की बात की है. लेकिन ये कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी जो है वो इसलिए नहीं है वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर पैसा नहीं है, तो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं. इवन उन्होंने ये भी बोला कि लैंग्वेज डाइवर्सिटी है लेकिन पैसा ना होने की वजह से उनको स्टडी नहीं करवा रहे, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से आंसर नॉट गिवन है. नाउ लास्ट कैटेगरी इज MCQs. क्वेश्चन नंबर 36. Why do students say people do PhD on apostrophe in French? जो apostrophe है लोग उसके ऊपर PhD क्यों करते हैं फ्रेंच में, तो उन्होंने उसके बारे में क्या बोला है. आंसर इज ए. He believes that researchers have limited role in research of language. क्योंकि उनको लगता है वो इसलिए apostrophe के ऊपर रिसर्च करते हैं क्योंकि लैंग्वेज रिसर्च में तो उनका रोल बहुत ही कम है इसके वास्ते. एवरीवन, फर्स्ट पेज पर लास्ट सेकंड पैराग्राफ में लाइन नंबर 3 में गिवन है, देयर आर मोर लिंग्विस्ट इन यूनिवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड देन देयर आर स्पोकन लैंग्वेजेस. जो लैंग्वेजेस बोलने वाली हैं वो कम है लेकिन लिंग्विस्ट जो लैंग्वेज लर्न करते हैं वो बंदे ज़्यादा हैं. बट मोस्ट ऑफ देम आरंट वर्किंग ऑन दिस इशू. ज़्यादातर लोग इस इशू के ऊपर काम ही नहीं करते हैं. To me, it's amazing that in this day and age, we still have an entirely incomplete image of the world's linguistic diversity. People do PhD on the apostrophe in French, yet we still do not know how many languages are spoken. वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ये लैंग्वेज डाइवर्सिटी की कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं या कितनी लैंग्वेजेस बची हैं, ये लैंग्वेजेस की वैल्यू क्या है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है. लेकिन जो लोग हैं वो फिर भी अपॉस्ट्रोफे के ऊपर जो है रिसर्च जरूर करेंगे लेकिन उनको ये फिर भी नहीं पता होगा कि कितनी लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती है. दैट मीन्स लोग लैंग्वेज को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और अंडरस्टैंड करने के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं. उनका रोल सिर्फ लिमिटेड सा है कि हम बस रिसर्च कर लें. सो लिमिटेड रोल वो निभा रहे हैं, लैंग्वेज रिसर्च में उनका कोई रोल ही नहीं है. सो लिमिटेड रोल की बात होगी. आंसर आ गया हमारा ए. क्वेश्चन नंबर 39 नाउ. व्हाट इज डिस्कस्ड इन द 9th पैराग्राफ. 9th पैराग्राफ में क्या बात हुई है. आंसर इज ए. Forces driving people to believe endangered languages can survive. So जो चीज़ें हैं, जो फोर्सेज हैं जो लोगों को ये बिलीव करने में लगा रही हैं कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, जो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं वो खत्म होने लैंग्वेजेस हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं. सो फोर्सेज हैं, ऐसी मोटिवेशन है. एवरीवन, सेकेंड पेज पर अगर आप मूव कीजिए, जो 9th पैराग्राफ है वहां पर गिवन है लाइन नंबर 3 में, आई कॉल इट द ग्लोबलाइजेशन पैराडॉक्स. वो बोले मैं इस चीज को ये बोलूंगा कि ग्लोबलाइजेशन का ये एक डिसएडवांटेज है. On one hand, globalization and rapid socio-economic change are the things that are eroding and challenging diversity. एक हाथ में तो ये हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जो विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है, वो खत्म हो रही है. बट ऑन द अदर हैंड, globalization is providing us with new and very exciting tools and facilitate to get to the place and document those things that globalization is eroding. दूसरे हाथ पर हो क्या रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास फैसिलिटीज हैं ताकि हम उन प्लेसेस के पास जा पाएं और लैंग्वेजेस को डॉक्यूमेंट कर पाए, उनका एविडेंस कलेक्ट कर पाए, उनको सेव कर पाए जो ग्लोबलाइजेशन ही खत्म कर रही है. दैट मीन्स कि जो लैंग्वेजेस खत्म होने वाली हैं वही लैंग्वेजेस हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ग्लोबलाइजेशन वही फोर्स है, वही चीज हमें उसको खत्म कर रहा है, वही चीज उसको प्रोटेक्ट कर रहा है. सो आंसर फ्रॉम हियर इज ए. क्वेश्चन नंबर 38 नाउ. हाउ इज द वॉल्व्स प्रॉस्पेक्ट. वॉल्व का प्रॉस्पेक्ट है क्या. आंसर इज डी. इट हैज चांस टू सक्सीड टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस. के पास एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस है कि ये इंडेंजर्ड जो लैंग्वेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाए. एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी ऑन द पेज नंबर जो फर्स्ट पेज का लास्ट पैराग्राफ है. येट डिस्पाइट द स्ट्रगल्स फेसिंग इनिशिएटिव्स, जो इतने मुश्किल वाले इनिशिएटिव्स हैं
सच एज वर्ल्ड ऑरल लिटरेचर प्रोजेक्ट, देयर आर हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, हमें एग्जाम्पल भी मिलती हैं दैट पॉइंट टू द पॉसिबिलिटी दैट लैंग्वेज रिस्टोरेशन इज नॉट मेयर एकेडमिक पाइप ड्रीम, कि हम लैंग्वेज को रिस्टोर कर सकते हैं, ये सिर्फ हमारा एक नॉर्मल सा सपना नहीं है, ये एक आधा अधूरा सपना नहीं है, हम सच्ची में लैंग्वेजेस जो है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी है। ये हमें पता चल गया वर्ल्ड के प्रॉस्पेक्ट के बारे में कि हमारे पास चांस है, पॉसिबिलिटी है कि हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज टूरिन्स मेन पॉइंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? टूरिन मेन बोलना क्या चाहता है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, कि बोथ इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये हमने डिस्कस किया था कि वो उसको लैंग्वेजेस को खत्म भी कर रहा है और लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। हमने जब 37th क्वेश्चन किया था उस टाइम हमने अंडरस्टैंड किया था कि ग्लोबलाइजेशन एक पैराडॉक्स है, एक डिसएडवांटेज है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन हमें बहुत कुछ ऑफर भी कर रहा है, सो इसकी एडवांटेजेस भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40th एवरीवन। 40th क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज टूरिन सजेस्ट दैट कम्युनिटी पीपल शुड डू? टूरिन क्या बोले कि कम्युनिटी के लोगों को क्या करना चाहिए? आंसर इज सी, कीप अप विद द मॉडर्न सोसाइटी विदाउट लूजिंग द लैंग्वेज। उनको मॉडर्न सोसाइटी के जैसे ही वर्क करना चाहिए, लेकिन अपनी लैंग्वेज को खत्म नहीं करना चाहिए। एवरीवन, इसकी लोकेशन हमें लास्ट पैराग्राफ में मिल रही है। लास्ट पैराग्राफ की लाइन नंबर 4 में गिवन है, वी हैव टू बी होली रियलिस्टिक। हमें एकदम सही मतलब रियलिटी में रहना चाहिए। जैसे हमारा प्रोजेक्ट है इज इन नो पोजीशन एंड वाज नॉट डिजाइन टू कीप लैंग्वेज अलाइव। ये हमारा प्रोजेक्ट लैंग्वेज को जिंदा रखने के लिए या उसके वास्ते नहीं डिजाइन हुआ था। द ओनली पीपल हु कैन हेल्प लैंग्वेज सर्वाइव आर द पीपल इन द कम्युनिटीज देमसेल्फ, कि हम इस लैंग्वेजेस को तो रोक या संभाल नहीं सकते हैं। कौन संभाल सकता है? जो लोग उस एरिया में रहते हैं, उस लैंग्वेज को यूज करते हैं, वही लोग इस लैंग्वेज को संभाल सकते हैं। दे नीड टू बी रिमाइंडेड दैट इट्स गुड टू स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। उनको ये हमेशा याद दिलाना चाहिए कि अगर आप अपनी लैंग्वेज बोल रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। आई थिंक वी कैन हेल्प देम डू दैट। मुझे लगता है कि हम ये उनको मदद कर सकते हैं। बिकमिंग मॉडर्न डजंट मीन यू हैव टू लूज योर लैंग्वेज। आप मॉडर्न बनो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अपनी लैंग्वेज को घुमा दो। सो मॉडर्न बनने के साथ साथ आपको अपनी ही लैंग्वेज को यूज करना चाहिए। उन्होंने लास्ट लाइंस में ये बोल दिया। हमारा आंसर आ गया कि आप मॉडर्न सोसाइटी के साथ तो रहो, कीप अप करो, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज को लूज ना करो। सो आंसर फ्रॉम हियर इज सी। दिस इज एंड ऑफ अवर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन। आई होप ये रीडिंग आपको क्लियर होगी हो। अगर आपको रीडिंग की एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।